आज स्टार्ट करते हैं हम मसल फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट। और जैसे आपने पहले पार्ट में पाया था, सारे मसल के कैरेक्टर्स हमने दिए थे कि कितनी प्रकार की मसल्स होती हैं और क्या इनके अंदर फीचर्स होते हैं। ये ज़्यादातर मसल्स बोन्स से टेंडन्स के द्वारा अटैच रहती हैं। सेल्स मल्टी न्यूक्लियर होती हैं इनमें स्ट्रिएशंस होती हैं जो बैंडिंग के रूप में विजिबल होती है। ये वॉलंटरी होती हैं क्योंकि हम इनको अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कॉन्शियस के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही ये जो सेल्स हैं ये सराउंडेड रहती हैं टिश्यूज़ के द्वारा, और बहुत सारी फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं हर मसल फाइबर में, और सारे एक दूसरे के साथ बंडल रहते हैं। लेकिन काम करने के साथ इनके अंदर थकान भी बहुत जल्दी होती है। कुछ टर्म्स इसी रेफरेंस में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर पाई जाने वाली डिफरेंट चीज़ें सार्कोप्लाज्म वर्ड के साथ जाती हैं। नाउ स्ट्रक्चर वाइज अगर अपन बात करते हैं तो मसल फाइबर एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। ये मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। सभी मसल फाइबर्स, क्योंकि एक ही मसल के अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स अरेंज रहते हैं, ये सभी मसल फाइबर्स एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज रहते हैं और एक पतली सी शीथ द्वारा कवर्ड रहते हैं। इनको मतलब इंडिविजुअल जो मसल फिलामेंट है ये शीथ द्वारा कवर्ड रहता है, जिसको एंडोमाइसियम कहते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे पतले पतले फिलामेंट्स ग्रुप में पाए जाते हैं या बंडल में पाए जाते हैं, जिनको फैसिक्यूलाई कहते हैं या पुलिकाएँ कहते हैं। हर इसी प्रकार की फैसिक्यूलाई ये भी अपने आसपास एक पतली झिल्ली रखती हैं या कवर्ड रहते हैं, जिसको पेरीमाइसियम कहते हैं। नाउ ये सारे के सारे पुलिकाएँ या बंडल्स ये भी एक दूसरे के साथ मिल करके एक और मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहते हैं, जिसको एपीमाइसियम कहते हैं। सो इस तरह से मसल का ये जो बंडल है ये 3 प्रकार की कवरिंग रखता है: एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम। ना ये जो मसल फाइबर्स है इलोंगेटेड तो होते ही हैं, लंबे होते हैं। इनमें बहुत तरह की न्यूक्लियाई पाई जाती है, बहुत सारी न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। दे आर सपोज टू बी मल्टी न्यूक्लिएट। इनके जो फाइबर्स हैं वो 30 सेंटीमीटर्स से भी लंबे हो सकते हैं और इनका 10 से 100 माइक्रोन तक इनका डायमीटर हो सकता है। हर मसल फाइबर के चारों तरफ मेम्ब्रेन रहती है, जिसको सार्कोलीमा कहते हैं। मसल सेल के अंदर प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्म है इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मसल सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पाए जाते हैं, जिनको मायोफाइब्रल्स कहते हैं। इस मसल के साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म में बहुत माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, इनको हम सार्कोसोम कहते हैं। इस साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड के अंदर बहुत सारे रेटिकुलम भी पाई जाती हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। इनके साथ ही मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, लिपिड और ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का पाया जाना मसल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को फंक्शनल रूप से लाने के लिए होता है। मतलब मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शंस हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस की वजह से होते हैं। अब मसल फाइबर के स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम जाएं तो हर मसल फाइबर स्ट्रिएटेड होता है या लाइंड स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 तरह की लाइंस पाई जाती हैं, एक को हम कहते हैं डार्क लाइंस और दूसरी लाइट लाइंस। इन लाइंस को हम बैंड्स भी कहते हैं। ये दोनों तरह के बैंड्स, डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज रहते हैं। ये डार्क लाइंस या डार्क बैंड्स को ए बैंड भी कहा जाता है या फिर इनको एनाइसोट्रोपिक बैंड्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर
ये आपको दिखाई देगा। तो हम बात कर रहे थे ये जो डार्क लाइंस हैं इनको ए बैंड्स कहा जाता है या फिर एनाइसोट्रोपिक बैंड्स कहा जाता है। हर ए बैंड का जो मिड पोर्शन होता है वो कंपैरेटिवली हल्का होता है और इस एरिया को एच जोन भी कहा जाता है। एच का मतलब हेंजन जोन। इस एच जोन से एक पतली सी लाइन पास होती है एकदम बीच से, जिसको एम लाइन या एम बैंड भी कहते हैं। ये जो लाइट कलर का जो लाइंस होती हैं इनको आइसोट्रोपिक बैंड्स कहते हैं या आई बैंड्स कहते हैं। हर आई बैंड में, जैसे ए बैंड के अंदर, आई बैंड के भी ठीक बीच में से एक पतली सी रेखा पाई जाती है और इस रेखा को क्रॉसस मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको जेड लाइन भी कहा जाता है। इस डायग्राम के अंदर जो आप देख रहे हैं, दो जेड लाइंस आपको दिख रही हैं, जेड डिस्क कहला रही हैं। जो दो जेड डिस्क के बीच का जितना भी पार्ट है वो एक सार्कोमियर कहा जाता है और एक सार्कोमियर मतलब मसल का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। हर सार्कोमियर के अंदर एक पूरा ए बैंड होता है और इसको दोनों तरफ आई बैंड्स के आधे आधे भाग पाए जाते हैं। सो a sarcomeric unit is the functional unit which is found between two Z lines, जैसे कि आपको ये देखने को मिल रही है। मसल फाइबर्स के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, प्राइमरी फिलामेंट्स और सेकेंडरी फिलामेंट्स। अब ये जो प्राइमरी फिलामेंट्स हैं ये 100 एंगस्ट्रॉम डायमीटर के होते हैं और सेकेंडरी फिलामेंट्स 50 एंगस्ट्रॉम डायमीटर के होते हैं। सभी प्राइमरी फिलामेंट ए बैंड के एक एज से दूसरे एज तक प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेकेंडरी फिलामेंट्स ए बैंड के एच जोन से दूसरी ए बैंड के एच जोन तक पाए जाते हैं। एक बैंड में हर प्राइमरी फिलामेंट के चारों तरफ 6 सेकेंडरी फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको घेरने वाले प्राइमरी फिलामेंट्स को घेरने का काम करते हैं। मसल फाइबर्स में प्रेजेंट दोनों प्रकार के फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रिजेस द्वारा अरेंज रहते हैं। मसल फाइबर्स में दोनों तरह के फिलामेंट्स क्रॉस ब्रिजेस द्वारा एक दूसरे के अरेंज रहते हैं और ये क्रॉस ब्रिजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन में या मसल के फंक्शन में। ये क्रॉस ब्रिजेस प्राइमरी फिलामेंट से निकल करके सेकेंडरी फिलामेंट्स तक फैलते हैं। दो कंटिन्यूएशन में पाए जाने वाले ब्रिजेस के बीच में 60 to 70 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है और हर ब्रिज दूसरे ब्रिज से 60 डिग्रीज के एंगल पे अरेंज रहता है। इस प्रकार क्योंकि ये 60 डिग्रीज के एंगल पे अरेंज रहते हैं क्रॉस ब्रिजेस, ये एक हेलिकल पैटर्न बनाते हैं और इनके इसी अरेंजमेंट की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। कुछ और साइंटिस्ट का मानना है कि ए और आई बैंड्स के अलावा एक और बहुत ज़्यादा महीन, बहुत थिन, अति महीन तंतु या सुपर थिन फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं सार्कोमियर की पूरी लंबाई में। इनको हम टी फिलामेंट्स कहते हैं। इनका 25 एंगस्ट्रॉम के लगभग डायमीटर होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। सो टी फिलामेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन मायोसिन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा महीन या टी फिलामेंट्स हैं इनमें एक्चुअली फ्लेक्सिबल सस्पेंशन की तरह काम करने की एबिलिटी होती है और मसल में काम करने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत भी होती है जो ये पूरा करते हैं। प्राइमरी फिलामेंट्स मायोसिन प्रोटीन का बना रहता है जबकि सेकेंडरी फिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन का बना रहता है। इनके अलावा, एक्टिन और मायोसिन के अलावा, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन नाम के प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं।
आप केवल मायोसिन प्रोटीन की बात करते हैं तो ये मायोसिन मायोफाइब्रिल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये प्राइमरी या फिर मोटे फाइबर्स का निर्माण करते हैं। मायोसिन मॉलिक्यूल की जो शेप है ये टैडपोल जैसी होती है और ये 20 to 40 एंगस्ट्रॉम डायमीटर के होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 5 लाख होता है। मायोसिन मॉलिक्यूल्स को प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम ट्रिप्सिन द्वारा भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो जब मायोसिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तब वो हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन नाम के 2 पार्ट्स बनाती हैं। ये हैवी मीरोमायोसिन 300 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है और इसके एक एंड पे ग्लोबुलर हेड पाया जाता है जो लगभग 40 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। हैवी मीरोमायोसिन का मॉलिक्यूलर वेट लगभग 3.5 लाख होता है और इस पार्ट के ऊपर 2 एक्टिव साइट्स पाई जाती हैं जो क्रॉस ब्रिजेस के रूप में प्रेजेंट होती हैं। ये जो ट्रांसवर्स ब्रिजेस होते हैं ये डिस्टिल्ड एंड इनका एटीपी से जुड़ा रहता है और ये एंड एक्टिन के साथ बॉन्डिंग का काम करता है और उसी बॉन्डिंग की वजह से एक्टोमायोसिन आपस में क्रॉस ब्रिज बनाते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। ये एक्टोमायोसिन आगे जा कर के क्रॉस ब्रिजेस के रूप में मसल को कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी देता है। ट्रांसवर्स ब्रिजेस का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो एटीपीएज एक्टिविटी का फंक्शनल साइट होता है और इसको एटीपी को हाइड्रोलाइज करने में या एटीपी को ब्रेक डाउन करने में असिस्ट करता है और एटीपी से एडीपी टूट करके और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टूट करके अलग हो जाते हैं। मायोसिन का दूसरा पार्ट लाइट मीरोमायोसिन कहलाता है जो एक रॉड के जैसा होता है। इसकी लंबाई 1000 एंगस्ट्रॉम होती है और इसका डायमीटर 15 से 20 एंगस्ट्रॉम होता है। मॉलिक्यूलर वेट भी इसका कम ही होता है, 1.5 लाख के करीब होता है। लाइट मीरोमायोसिन में हैवी मीरोमायोसिन के प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट नहीं होते। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार मायोसिन प्रेजेंट है, इसके ग्लोबुलर हेड कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 चेन्स किस प्रकार आपस में ट्वाइंड हैं, ये पूरा इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल एक्टिन होता है। ये मसल फिलामेंट्स में प्रेजेंट जो सेकेंडरी फिलामेंट्स होते हैं उसमें एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस एक्टिन का मॉलिक्यूलर वेट लगभग 60,000 होता है और ये ग्लोबुलर रूप में प्रेजेंट होता है। इनके ग्लोब्यूल्स का डायमीटर लगभग 55 एंगस्ट्रॉम होता है और ये कैल्शियम के साथ अपनी बॉन्डिंग बताता है। सॉल्ट्स और एटीपी के प्रेजेंस में ग्लोबुलर एक्टिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर के फाइब्रस एक्टिन का निर्माण करते हैं। मतलब फाइब्रस एक्टिन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी ग्लोबुलर एक्टिन मॉलिक्यूल फ्यूज टुगेदर। फाइब्रस एक्टिन एक पॉलीमर होता है या हाई वेट पॉलीमर है जो ग्लोबुलर एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। नेक्स्ट तरह का जो प्रोटीन पाया जाता है उसको ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ये ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली पूरा प्रोटीन का लगभग 3 से 8% पार्ट बनाता है बाय वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट 70,000 होता है। ये 400 एंगस्ट्रॉम लंबा और 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। इसमें एटीपीएज की एक्टिविटी नहीं पाई जाती और ये प्रोलीन और ट्रिप्टोफैन एंजाइम भी इसमें नहीं पाए जाते। ट्रोपोमायोसिन के 2 नॉर्मल पार्ट्स होते हैं, एक ट्रोपोमायोसिन ए और एक ट्रोपोमायोसिन बी। ट्रोपोमायोसिन ए अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन में और ट्रोपोमायोसिन बी वाटर में सॉल्युबल होता है। ट्रोपोमायोसिन को एक्टोमायोसिन सोल्यूशन के मिलाने पर कैल्शियम एक्टिवेटेड एटीपीएज की एक्टिविटी को कम करता है, लेकिन इसका मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएज एक्टिविटी पे कोई भी काम इफेक्ट नहीं डाल पाता। इसके अलावा
एक और तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है मसल फिलामेंट्स में, जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं। इस प्रोटीन में भी ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन भी एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन के साथ सेकेंडरी फिलामेंट्स में प्रेजेंट होता है। ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स सेकेंडरी फिलामेंट्स में 400 एंगस्ट्रॉम के रेगुलर इंटरवल्स में इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं और इनके बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में अभी पूरी नॉलेज नहीं है, काम चल रहा है। एक और तरह का प्रोटीन पाया जाता है मसल फाइबर्स में, जिसको एक्टिनिन कहते हैं। इसका भार लगभग 1.6 लाख होता है। ये जेड लाइन पे प्रेजेंट होता है और ये एक्टिन के साथ तेज़ी से अपनी एक्टिविटी दर्शाता है और फाइब्रस एक्टिन मॉलिक्यूल्स के साथ ये क्रॉस ब्रिजेस बनाने में हेल्प करता है। ये पूरे प्रोटीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। इसको जूम करके देखेंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ इस मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये मसल फाइबर में लॉन्गिट्यूडनल रन करती है और चेम्बर्स बनाती है। टी ट्यूब्यूल्स के रूप में ये प्रेजेंट रहती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती तब वो कैल्शियम को स्टोर करती है। जब मसल को स्टिमुलेट किया जाता है तब ये कैल्शियम रिलीज़ कर देती है सार्कोप्लाज्म में और ये सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कैल्शियम पंप की तरह काम करती है। तो मतलब ये कैल्शियम को रिलीज़ भी करती है और कैल्शियम को वापस से ले भी लेती है, तो इट एक्ट्स लाइक अ कैल्शियम पंप। इसके अलावा ये समरी है ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द मसल फाइबर। एक मसल फाइबर के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है लगभग 75%, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लगभग 20% और इन प्रोटीन्स में मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और एक्टिनिन प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा कुछ और सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मसल का काम है कि ये एक्टिविटी करे और उसके लिए इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत भी पड़ती है। सो इट हैज़ ग्लाइकोजन। ये सारे जो अदर सब्सटेंसेस हैं ये 5% पाए जाते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, सॉल्ट्स, फ्री अमीनो एसिड्स, फॉस्फेजेंस, phosphocreatine, phosphoarginine. So all these things are present in the muscle fiber. मसल फाइबर का स्ट्रक्चर अपन ने कर ही लिया। पूरा मसल फाइबर या पूरा ये जो मस्कुलर सिस्टम है मसल्स का बना रहता है। हर ऑर्गन जिसको हम मसल कह रहे हैं ये टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से, ब्लड वेसल से और नर्व से जुड़ी रहती है और इस प्रकार एक कम्युनिकेशन लिंक बनाती है जिससे बॉडी का सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक्टिव हो जाएं। जैसे कि आपको पहले बताया था, मसल का एक बंडल बहुत सारे बंडल्स का बना रहता है और उसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल फाइबर्स होते हैं। एक मसल फाइबर सबसे पहले जो प्राइमरी इनकी मेम्ब्रेन रहती है एंडोमाइसियम से कवर्ड रहता है। बहुत सारे इस तरह के फाइबर्स मिल करके पेरीमाइसियम से कवर हो जाते हैं और इस प्रकार के बहुत सारे बंडल्स मिल करके एपीमाइसियम से कवर्ड रहते हैं। सो अ मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स। स्केलेटल मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स की बहुत ज़्यादा सप्लाई रहती है और वो रहनी भी चाहिए, क्योंकि मसल्स का फंक्शन ही प्राइमरी फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन। उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है। इससे पहले कि कोई मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करे उसके लिए ज़रूरी है कि वो नर्व सेल से एक इम्पल्स रिसीव करे। आम तौर पे एक आर्टरी या कम से कम एक वेन मसल फाइबर को नर्व के साथ इनर्वेट करती है। इसके अलावा नर्व और ब्लड वेसल्स के
ब्रांचेस इस पूरे कनेक्शन में साथ देते हैं. सो यू हैव अ होल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स एंड द मसल फाइबर्स, और ये मिल करके एक एक्सेलेंट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं जिसके द्वारा आप सब तरह के मूवमेंट बता सकते हैं. स्केलेटल मसल्स इन पर्टिकुलर, क्योंकि हम बात केवल उन्हीं की कर रहे हैं, ये इस तरह की डिज़ाइन रहती हैं या शेप्ड रहती हैं जिससे कि ये मैक्सिमम काम कर सके और बहुत सारे डिफरेंट तरह के काम कर सके. स्केलेटन ज़रूरी नहीं है कि इंटरनल स्केलेटन ही हो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है इंटरनल स्केलेटन बोन्स का या कार्टिलेज का. कुछ और एनिमल्स जिनके अंदर एक्सटर्नल स्केलेटन होते हैं, जैसे क्रैब्स में या म्यूसल्स में, इनमें एक्सटर्नल स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, इनमें इंटरनल स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है. जहाँ एक तरफ मसल्स ऑन द होल, मतलब सभी तरह की मसल्स डिफरेंटली अडेप्टेड रहती हैं अलग अलग तरह के फंक्शंस को करने के लिए, वहीं पे स्केलेटल मसल्स स्ट्रिएशंस और अपने कनेक्शंस के द्वारा अपनी अलग पहचान बना लेती हैं. क्योंकि हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग जस्ट बिगनिंग फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ एन आई, आप पलक झपकाते हैं, आप उंगलियों के मूवमेंट करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं या रेंगते हैं, या पंछी अपने पंख फड़फड़ाता है, या किसी भी प्रकार का कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मूवमेंट, ये सभी कुछ केवल मसल्स के द्वारा पॉसिबल है. इसीलिए मस्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू.